जय हिंद दोस्तों, कैसे स्वरूप उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 फरवरी 2026 के एग्जाम राशन करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प चयन करें। ए कॉलम में दिया गया गृहपति, श्रेणी, आदिमाई, आरिकामेडू। बी कॉलम में दिया गया है भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र किसान, तटीय निवास, शिल्पकार। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प चुनें। चलिए मिलान करते हैं। गृहपति का संबंध होगा स्वतंत्र किसान, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। ए का संबंध दूसरे से है। यहाँ पर ए का संबंध चौथे से है, ए का संबंध पहले से, ए का संबंध तीसरे से। 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन डी, श्रेणी का संबंध होगा शिल्पकार। बी का संबंध यहाँ पर जो है चौथे से है। आदिमाई का संबंध है भूमिहीन मजदूर। सी का संबंध यहाँ पर पहले से है। आरिकामेडू का संबंध होगा तटीय निवास। डी का संबंध तीसरे से है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 दिसंबर 1919, 6 दिसंबर 1919। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। 6 अप्रैल 1919 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक भारत में कपास उद्योगों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपियों और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। कथन बी कह रहा है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। वहीं कथन सी है कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। 4th कथन कह रहा है बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। विकल्प है केवल ए, सी और डी कथन सही है, केवल बी, सी और डी कथन सही है, केवल ए और बी कथन सही है, केवल सी और डी कथन सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशित भारत में कपड़ा उद्योग के विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा हुआ है। भारतीय कपड़ा उद्योगों को भारतीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, तो यह बात सही होगा। कथन भी कह रहा है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, तो ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था, यह कथन जो है गलत होगा। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, तो यह भी कथन सही होगा। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ और क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, तो यह भी कथन सही होगा। ए, सी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है प्रेरीज को विश्व का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। कथन आर है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादन देश बना दिया। विकल्प है ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है,
ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? प्रेरिज को विश्व का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, तो यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादन देश बना दिया, तो यह बात गलत होगा। पहला कथन सही है किंतु दूसरा गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 5 जून। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कारण आर है, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास कहलाता है। विकल्प है, दोनों कथन ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। दोनों कथन ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। यहां पर मिस प्रिंटिंग है, सही जो है कथन आर गलत होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, और यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास कहलाता है, कथन यह भी सही है, व्याख्या नहीं करता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ही कथन सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? चक्रवात, स्थानीय पौने, मौसमी पौने, अस्थायी पौने। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? तो वह है अस्थानीय पौने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अस्थानीय पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर संरक्षण के लिए स्थापित किया गया? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर स्मरण के लिए स्थापित किया गया? तो वह है कर्नाटक राज्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, उत्तरी रेखा इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। आपतन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं, असफाल्ट से बनी सड़कें, भीड़ वाले ऊंचे भवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व क्रमशः क्या समय होगा? 5 अपराह्न तथा 9 पूर्वाह्न, 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न, 5 पूर्वाह्न 9 अपराह्न, 9 अपराह्न तथा 5 पूर्वाह्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से समय से संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, वह भी एसएसटी में। क्वेश्चन कर रहा है ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा, तो ग्रीनविच पर जो है एक अपराह्न का समय हो रहा है। ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम, या जो है ग्रीनविच रेखा है 60 अंश पश्चिम पूछा हुआ है, और वहीं 60 अंश पूर्व। पश्चिम में क्या करते हैं हम घटाते हैं, पूर्व में जोड़ते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 60 अंश दिया गया है तो अंश निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हम सभी को पता है एक अंश बराबर जो होता है 4 मिनट के। काफ़ी बार बताया गया है एक अंश बराबर 4 मिनट के होता है, 60 अंश है। 60 गुणे यहाँ पर 4 कर देंगे तो यहाँ पर मिनट पता चल जाएगा। तो 4 शून्य शून्य, 4 छक 24, यहाँ पर 440 मिनट प्राप्त हुआ। 440 मिनट यानी 4 घंटा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 4 घंटे क्या करेंगे, पश्चिम में ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ पर जो प्राप्त होगा 9 अपराह्न, तो यहाँ पर 9 पूर्वाह्न प्राप्त होगा। और वहीं यहाँ पर 60 अंश पूर्व को ज्ञात करते हैं, तो 60 अंश यहाँ पर जो पूर्व में ज्ञात करेंगे तो 60 गुणे यहाँ पर 4 करेंगे, प्राप्त होगा 240, और यहाँ पर घंटा प्राप्त होगा 4। एक पूर्वाह्न है, इसमें 4 बजे क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त होगा यहाँ पर 5 अपराह्न प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 पूर्वाह्न 5 अपराह्न। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आप सभी अगर याद कर लेते हैं एक अंश बराबर 4 मिनट के होता है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। पश्चिम में घटाते हैं, पूर्व में जोड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। सोपानिकी, विभित्तीकरण, असमानता, बेदखली। कौन सा ऑप्शन राइट है? असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है
जहां किसी व्यक्ति के पास संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा। आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। मैग्मा, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। आग्नेय शैल, मैग्मा, कायांतरित शैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? शैल चक्र का सही क्रम क्या होगा? अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की भी? ज्योतिबा फूले, घासीदास, हरिदास ठाकुर, यूबी फड़के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो वह है घासीदास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, घासीदास। ज्योतिबा फूले, इनकी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी एग्जाम में पूछा गया है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो वह है ज्योतिबा फूले। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, घासीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक कॉलम में दिया गया है पंचमार्ग वाले सिक्के, उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, एम्फोरा, इरिटेनिक वेयर। यहाँ पर दूसरे कॉलम में दिया गया है मुहर लगे चमकदार बर्तन, लंबा दोहरे हत्थे वाला बर्तन, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, रंगों का उपयोग करके प्रतीकों के साथ मुहर लगाई गई। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम में मिलान करना है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। पंचमार्क वाले सिक्के, इसका संबंध होगा रंगों का उपयोग करके प्रतीकों के साथ मुहर लगाई गई, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है। अब यहाँ से पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ए का संबंध फोर्थ से हर ऑप्शन में दिया गया है। उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, इसका संबंध होगा मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। बी का संबंध तीसरे से, यहाँ पर बी का संबंध पहले से दिया गया है, बी का संबंध दूसरे से है, बी का संबंध पहले से है। तीन ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, ये बार बार बता रहा हूँ। एम्फोरा, एम्फोरा का संबंध होगा लंबा दोहरे हत्थे वाला बर्तन। सी का संबंध यहाँ पर दूसरे से है। इरिटेन वेयर, इरिटेन वेयर का संबंध है मुहर लगे चमकदार बर्तन। डी का संबंध यहाँ पर पहले से है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंक की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। कथन बी कह रहा है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचित के क्षतिपूर्ति हेतु। कथन सी है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। किसके लिए आरक्षण दिया गया है? निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। यह गलत होगा। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु, यह सही होगा। कथन भी सही है। सी कह रहा है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु, यह गलत होगा। केवल बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भूराजस्व वसूला जाता था। उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। विकल्प है केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल ए, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उत्तरा मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? सभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या थी? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भूराजस्व वसूला जाता था, तो वह जो है सभा का सदस्य बन सकता था। उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो ऐसे ही कोई शर्त नहीं थी। उनके पास अपना घर होना चाहिए, तो वह भी सभा का सदस्य बन सकता था। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो यह भी सही होगा। ए, सी और डी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। विकल्प है केवल ए व बी सही है, केवल बी सही है, केवल बी व सी सही है, केवल ए व सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सही होगा? इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो यह भी सही होगा। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, यह गलत है। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है, यह भी सही है। ए व सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, समानताओं और समान लक्षणों के कारण, सजातीय जनसंख्या के कारण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, तो वह क्या अलग लेकर आती है? संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण विविधता कुछ नया अलग लेकर आती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। कथन सी कह रहा है वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। फोर्थ कथन है वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन है केवल ए, बी तथा सी सही है, केवल बी, सी तथा डी सही है, केवल ए, सी तथा डी सही है, ए, बी, सी तथा डी सभी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? घास के मैदान के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह बात सही होगा। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है, यह भी कथन सही होगा। वेल्स में वनस्पति आवरण
विरल है। तो यह भी कथन सही होगा। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह गलत होगा। फोर्थ कथन गलत है। ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। केवल ए बी तथा सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। विकल्प है केवल ए कथन सही है, केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, ए बी तथा सी सभी सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रहों के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो यह कथन सही होगा। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, तो केवल चट्टानों से नहीं बने होते। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, तो यह भी गलत होगा। सभी ग्रहों के अपने चांद नहीं होते। फर्स्ट कथन ही सही है। केवल ए कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अभिकथन ए एवं कार्ड आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया होगा और अधिकांश गांवों में भट्टियां बंद हो गई होंगी। कार्ड आर कह रहा है लौह प्रगलकों को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था जिससे उनकी आय कम हो जाती थी। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी लंबा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन ए कार्ड आर यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया होगा और अधिकांश गांवों में भट्टियां बंद हो गई होंगी। तो अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है लौह प्रगलकों को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था जिससे उनकी आय कम हो जाती थी। तो कार्ड आर भी सही है। व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? कृषि पद्धति है और उसका वर्णन दिया गया है। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए तथा बी, बी तथा सी, ए तथा सी, ए बी और सी सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। तो यह सही होगा। बी कह रहा है गहन कृषि निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। तो यह भी सही है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यह बात गलत होगा। ए और बी सही सुमेलित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। इस आंदोलन का तर्क था कि आर्य मूल निवासी थे। यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। विकल्प दिया गया है केवल ए और सी सही है, बी और सी वैध है, केवल सी वैध है, केवल बी वैध है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन वैध है? यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंचना प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वैध है। इस आंदोलन का तर्क था कि
आर्य मूल निवासी थे। यह जो है गलत होगा। कथन बी अवैध है। कथन सी कह रहा है यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। यह भी वैध होगा। ए एवं सी वैध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुनने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यह बात सही होगा। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। यह भी सही है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। यह भी कथन सही होगा। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। यह गलत होगा। फोर्थ कथन गलत है। 1, 2 और 3 कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में कला रूपों पर विचार करते हुए कथन ए और आर पढ़ें। अभी कथन ए कह रहा है औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कार्डार कह रहा है इन्हें भारतीय कलाकारों द्वारा स्थानीय संरक्षकों और बाजारों के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलित किया गया था। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है औपनिवेशिक भारत में कला रूपों पर विचार करते हुए 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? अभी कथन ए कह रहा है औपनिवेशिक भारत में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। तो यह बात सही होगा। कारण आर है इन्हें भारतीय कलाकारों का द्वारा स्थानीय संरक्षकों और बाजारों के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलित किया गया था। कार्ड आर भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीट के एग्जाम के लिए। यहाँ से 45 से 50 क्वेश्चन तक आप सभी को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ निगेटिव। 1878 में सत्र अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बी कह रहा है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वहीं सी कह रहा है 1883 में सरकार द्वारा इलबर्ट विधेयक पेश करने के प्रयास पर हंगामा हुआ। फोर्थ ऑप्शन है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। नहीं शब्द जो है एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातें हैं क्योंकि यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं।
सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यह बात गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो यह बात सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो वह है राजा राम मोहन राय। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सही हैं। एक ही आर सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, सचिव, वार्ड परिषद। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल ए बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? तो स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन होता है? वार्ड पंच होता है, उसके बाद सरपंच होता है, सचिव जो है यह चुनकर नहीं आता, वार्ड परिषद भी जो है चुना हुआ सदस्य होता है। तो ए, बी और डी कथन सही है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? केस अध्ययन करना चाहिए, अनुभविक अनुसंधान करना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, प्रायोगिक अनुसंधान करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है। पेडागोजी से लगभग यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। 2024 में 22 क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? रोहित को क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे कुशल नहीं होते हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एक भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लगभग एग्जाम में आप सभी 55 से 58 क्वेश्चन तक करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन कह रहा है खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, इसलिए खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होते। यह दर्शाती है रूढ़िबद्ध धारणा, जातिवाद, निरक्षरता, अज्ञानता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है रूढ़िवादिता से है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। और रूढ़िवादिता से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर बार सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन भी आसान होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है एक धारणा की
विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती, तो यह बात गलत होगा। यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता है, या किसको दर्शा रहा है? रूढ़िबद्ध धारणा को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए, कमेंट में आंसर देते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, तो यह गलत होगा। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, तो यह बात सही होगा। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, तो यह गलत है। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है, तो यह भी सही होगा। बी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुमति दी। कथन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन से क्वेश्चन जो है 30 से 32 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे और यहाँ पर कथन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में करवाए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन सेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुमति दी, यह कथन सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया, यह बात गलत होगा। कथन बी गलत है किंतु ए सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, केवल ए कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। किसके द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है? प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए और बी सही हैं, ए बी और सी सही हैं, केवल ए बी सी और ई सही हैं, केवल डी और ई सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 5 कथन है। पहला कथन कह रहा है यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, तो यह कथन जो है गलत होगा। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, तो यह भी कथन गलत है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, तो यह भी गलत होगा। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, तो यह सही होगा। समालोचनात्मक सोच जो होता है यह उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है, तो यह भी सही है। डी और ई कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ज्ञान के विकास के मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामों का प्रयोग करना, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ योजना के 5 ई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना, संलग्न करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोत के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ योजना के 5 ई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो वह प्रयास करेगी संलग्न करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संलग्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, धार्मिक संस्थानों की रचना, सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन संविधान से है। संविधान से लगभग यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, तो भारतीय संविधान निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल बी सी और डी सही है, केवल ए सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, यह सही होगा। भारत का आर्थिक विकास, यह जो है मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, यह भी सही होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण, यह भी सही है। ए, सी और डी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल, तर्क कौशल। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो वह है अवलोकन कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। सही विकल्प का चयन करें। केवल पहला और तीसरा कथन सही है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है, केवल तीसरा और चौथा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, तो यह बात सही होगा। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, यह भी कथन सही है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक फिल्म देखने के लिए कहना, तो यह गलत होगा। कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, तो यह भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने वाले यानी निपटने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने यानी निपटने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से सामान्य तक, यह सही होगा। जटिल से सामान्य तक, यह गलत है। ज्ञात से अज्ञात तक, यह भी सही है। विश्लेषण से संश्लेषण तक, यह भी सही होगा। ए, सी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी हो सकती है? क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, विचार विश प्रक्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी हो सकती है? तो वह कौन सी होगी? द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कॉलम ए में दिया गया है विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट, सारणीकरण चार्ट। कॉलम बी में है एक प्रक्रिया के चरण, तालिका के रूप में डेटा, ऐतिहासिक विकास, कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिलान से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 2 से 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे मिलान से संबंधित। यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। विवरण चार्ट, विवरण चार्ट का संबंध होगा ऐतिहासिक विकास। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है, यहाँ पर ए का संबंध चौथे से है, ए का संबंध चौथे से, ए का संबंध दूसरे से। 3 ऑप्शन गलत हो गए। संबंध चार्ट, संबंध चार्ट का संबंध होगा फोर्थ से। बी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का संबंध होगा एक प्रक्रिया के चरण, यानी सी का संबंध जो है यहाँ पर पहले से। सारणीकरण चार्ट, इसका संबंध होगा तालिका के रूप में डेटा। डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। विकल्प है केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो शिक्षक किस कौशल को जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल, तो यह गलत होगा।
अंतर्वैयक्तिक कौशल, यह भी गलत है। तार्किक चिंतन में सृजनात्मक कौशल, तो यह सही है, इसको जांचना चाहता है। अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल, तो यह भी सही होगा। सी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, नेगेटिव। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा के बारे में वह कौन सा कथन है जो गलत है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो यह सही है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, तो ग्राम सभा का सचिव जो है यह निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, तो दूसरा ही कथन गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, तो यह सही है। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है, तो यह भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, धार्मिक विविधता। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना है। सहभागिता द्वारा शासन, यह सही होगा। सांस्कृतिक एकरूपता, यह गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यह भी सही है। धार्मिक विविधता, यह गलत होगा। ए और सी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। तो यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह भी कथन सही होगा, दोनों ही कथन सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी कह रहा है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है। ए और बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर जो है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और रचनात्मक आकलन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कथन ये कह रहा है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। तो यह बात जो होगा गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, तो यह जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है रचनात्मक आकलन, तो यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन गलत हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान एक गद्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। कथन बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर्विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। कथन डी कह रहा है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए वह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक गद्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है, यह कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखों पर विचार किया जाता है, यह कथन गलत होगा। केवल शब्द भी जिस भी कथन या जिस भी ऑप्शन में हो तो वह ऑप्शन निगेटिव होता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर्विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, यह बात सही होगा। कथन सी सही है। कथन डी कह रहा है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए वह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है, यह भी गलत होगा। ए और सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त विधि द्वारा ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से विधियों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है? विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। बी कह रहा है अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन के व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। तो इस पर जो है अनेक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। तो पहला कथन सही होगा। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी अनेक तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। तो यहाँ पर एक ही उत्तर होगा या गलत होगा। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह भी गलत है। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? तो यह भी गलत होगा। ए और बी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदुत्व, इस्लाम। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2023 और 2024, या क्वेश्चन 2023 में कथन में पूछा हुआ था।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और यहाँ से 45 से 50 क्वेश्चंस तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और डेली जो क्लास चल रही है, डेली क्लास करते हैं तो आप सभी को 55 से 58 क्वेश्चन तक करके आएंगे एग्जाम में, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो वह है ईसाई धर्म। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो यहाँ पर जो होगा रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों में कामकाज को समझे और निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत उपयुक्त और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? अखबारी लेख, अध्ययन, जीवनी, पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो वह होगा अध्ययन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या गलत होगा? यहाँ पर एक ही उत्तर होगा। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? तो यहाँ पर जो है अनेक उत्तर हो सकते हैं। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो यहाँ पर भी अनेक तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर एक ही उत्तर होगा, तो यह भी गलत है। बी और सी सही है। जहाँ पर भी एक से अधिक उत्तर या एक से अधिक व्याख्यान किए जा सकें तो वहाँ पर अन्वेषणात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनवरत सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। कथन सी कह रहा है जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कथन डी है 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। केवल ए बी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी और डी सही है, केवल सीधी सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? यह क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है।
पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। त्याज यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकता है। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनवरत सामाजिक परिवर्तन की क्षति स्थिति को छोड़ दिया। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन की पक्ष को आंकता है। वहीं कथन सी कह रहा है जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह गलत होगा। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यह भी गलत होगा। ए और बी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दोनों ही कथन में संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? भारतीय संविधान में प्रतिपादित मूल्यों का अनुमोदन करना, परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आंकड़ों को सम्मिलित करना किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, परीक्षाएं स्कूल परिषद में होती हैं। ऑप्शन है केवल ए, बी और सी सही हैं, केवल ए, सी और डी सही हैं, ए और बी सही हैं, ए और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है दिसंबर 2024 में पूछा गया और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? भारतीय संविधान में प्रतिपादित मूल्यों का अनुमोदन करना, यह सही होगा। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह गलत है। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, यह भी सही होगा। परीक्षाएं स्कूल परिषद में होती हैं, यह गलत है। यहाँ पर जो है ए और सी कथन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।